मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, क्या मंजरनामा तब्दील होगा? आने वाले 5 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें हम कहाँ देख रहे हैं और इससे फ्यूल पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनके ऊपर क्या असर आने जा रहा है? मैं इसका सरसरी आंसर भी दे सकता हूँ फरिया साहिबा, या मैं डेप्थ में ये भी कह सकता हूँ कि अब भी अगर अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को सही नहीं करेंगे तो मुल्क चलेगा कैसे। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मींस कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नोडल पॉइंट्स, साइकिलिंग, वॉकिंग, कनेक्टिविटी, दैट इज व्हाट द सिटीज मस्ट स्टार्ट लुकिंग रादर देन मोर चीपर कार्स जो कि डेंसिटी पैदा करें शहरों में, वक्त जाया करें मेरा जब मैं ट्रैवल करूं। आज भी समझें इस चीज को कि जिन ममालिक ने अपने शहरों को तकवीयत दी है और ग्रो किया है, दे हैव डन इट इन अ वे वेयर दे हैव द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। और ये भी याद रखिए कि इसमें बहुत वक्त ज़ाया होता है, बट ईवी प्राइसेस जो हैं ग्रेजुअली फॉल कर गई हैं, बहुत ज़्यादा फॉल कर गई हैं। चाइना ने मार्केट को 2-3 व्हीलर से भी जिसे कहते हैं फ्लड कर दिया है, बैटरी की कॉस्ट इनोवेशन की वजह से, इस और कोई वजह नहीं है। और लोकल भी कार्स बन रही हैं इसलिए प्राइसेस रिड्यूस हो गई हैं। ये डिप्रेस कर देंगी ऑब्वियसली पेट्रोल व्हीकल्स की कीमत भी, फ्यूल डिमांड कुछ रिड्यूस होगी, कुछ बिजली इसमें इस्तेमाल होगी, ये इसके पॉजिटिव पहलू हैं। और जो अर्बन कस्टमर है वो जरूर इस पे शिफ्ट कर जाएगा। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग जो है इसको डिटरमिन करेगी कि हाउ दिस वर्क्स आउट। बट इन दी एंड इसके जो पॉलिसी साजी के सुफम हैं वो वही हैं कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हर शहर की दिखनी किस तरह चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि समझिए कि दुनिया में तरक्की आती कैसे है। पाकिस्तान इज एन अर्बनाइज्ड कंट्री, इट नीड्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट अर्बनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू मेक श्योर कि अगर डेंसिटी हो तो मैं मुझसे चार्ज कीजिए गाड़ी लाने पे, ताकि मैं गाड़ी ना लाऊं और किसी और तरह सफर करने को, या बगैर सफर किए हुए जैसे आपको इंटरव्यू दे रहा हूं अपने दफ्तर से वो दे सकूं। राइट। हुकूमत IMF के 7 अरब पैकेज के मुकम्मल होने पर IMF से मुस्तकिल बुनियादों पर जान छुड़ाने की बात कर रही है, इस स्ट्रैटेजी पर गौर हो रहा है। हाउ प्रैक्टिकल रियलिस्टिक इज इट? और सब चाहते होंगे कि ये हो जाए, लेकिन ये हो भी सकता है? ट्रूली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फरिया साहिबा। मैंने जब हुकूमत ज्वाइन की थी तो मुझे उस वक्त की हुकूमत ने ये कहा कि पाकिस्तान इज कॉल्ड अ वन ट्रांश कंट्री। पाकिस्तान ने कभी कोई फंड के जो प्रोग्राम थे वो कंप्लीट ही नहीं किए थे। तो हमारा पहला लाएअमल ये था, क्योंकि मैंने वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए एंकर किया है जो 2013-16 का उन प्रोग्राम्स में से है जो हम कंप्लीशन में चले गए। तो मैं तब भी कहता था कि प्रोग्राम से निकलेंगे अगर हम खुद एक तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे जो फंड के आने से हो जाती है। बिकॉज 11 एक्सपर्ट ख़वातीनो हजरात जो हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हमारी तरह ही मुख्तलिफ ममालिक में काम करके आए हैं, फिजिकल, मॉनेटरी, एनर्जी, हर शोबे में, गवर्नेंस, लॉ में बहुत महारत रखते हैं। वो आपके मुल्क की एक तरह से जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसको टेक ओवर कर लेते हैं और बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स लाइक फिजिकल अफेयर्स उनके पीछे होते हैं। जैसे ही वो चीज़ विड्रॉ होती है एक मैक्रो इंस्टेबिलिटी सी क्रिएट हो जाती है। सो पहली चीज़ तो ये होगी, क्या वो टीम आपको आज दिखाई दे रही है जो इस प्रोग्राम को, जो कि मैं अब भी समझता हूं जिसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की और ओनरशिप की ज़रूरत है पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की तरफ से, सो दैट हाई टैक्सेशन का बोर्ड जो इस पर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 13.8% से भी गिरती दिखाई दे रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर प्रोग्राम से निकलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपकी एक होगी ना कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या शो कर रही हैं। जो पिछले माह का एक्सपोर्ट डेटा आया है, आप नोट कर लीजिए ये फिगर, $2.273 बिलियन की एक्सपोर्ट है नवंबर में। ये पिछले 28 माह में सबसे लोएस्ट एक्सपोर्ट फिगर है जो पाकिस्तान ने टेस्ट किया है। पाकिस्तान का जो फूड का भी डेफिसिट है वो बढ़ा है पिछले 5 माह में। इस पेस पे बढ़ते हुए और जो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, आप फिर उसी तरफ करंट अकाउंट के खसारे की तरफ चले जाएंगे। अगर इजाजत है डॉक्टर खाकान नजीब, हमने ये देखा है कि जब भी हम आए हैं IMF में एक स्टेबिलिटी जरूर आई है, अभी भी हमने यही देखा है, लेकिन जब भी बाहर जाने की कोशिश हुई है शदीद अनसर्टेनिटी हुई है। इसको एड्रेस कैसे करेंगे इस मरतबा? फरिया, दैट्स अ ट्रूली गुड क्वेश्चन, राइट। एक तो यह है कि जब हम प्रोग्राम में आते हैं तो IMF इज अ डॉक्टर ऑफ द ICU। सो आप समझिए कि ICU का मरीज है, उसको निकाल के वो ऑप टेबल पे ले आता है। ऑप टेबल पे आपने सर्जरी करनी है। मैक्रो स्टेबिलिटी जितनी भी तहकीक मैंने देखी है फंड के प्रोग्रामों पे, डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स पे फरिया,
वो ये कहती है हमें कि पहले 18 माह में आपको एक स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है अफरात ज़र का कम हो रहा, बैरूनी खसारे का संभलना, कुछ लोकल खसारों का संभलना, पाकिस्तान के केस में बोथ फिजिकल और एनर्जी खसारा संभल जाता है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स ही ऐसे अप्लाई करता है फंड। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। पाकिस्तान की इकॉनमी बाय द बुक, एज यू नो इकोनॉमिक्स वुड टेल अस, बिहेव कर गई है। अब ऑपरेशन टेबल पर तो हैं, पर आपकी जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है वो तो नहीं शो अप हो रही। आपकी जो एनर्जी की, जिसे कहेंगे एफिशिएंसी को तब्दील करना, रेगुलेटरी निज़ाम तब्दील करना और ऐसा रेगुलेटर लाना जो मार्केट मेकर हो, क्या वो दिखाई दे रहा है? क्या आपको एक फ्रिक्शनलेस इकोनॉमी, जिसका मतलब है कि कारोबार की आसानी पैदा करना, कारोबार का आना, पनपना और क्लोज होना, ये स्टेजेस है ना कारोबार की, क्या आपको वो होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि लोकल इन्वेस्टर इतना एक्साइट हो गया है कि वो पैसा दुबई या लंदन में फ्लैट्स खरीदने की बजाय पाकिस्तान में जूती बनाए या कोई ब्रांड क्रिएट करे? क्या वो इतना एक्साइट हो गया है? अगर आपको ये सब कुछ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, तो जैसे ही आप प्रोग्राम से निकलेंगे तो पोजीशन क्या बनेगी? पोजीशन ये बनेगी कि आपको $30 अरब चाहिए होंगे। प्रेशर ये आएगा कि नौकरियां क्रिएट होती हैं ग्रोथ से। सो पाकिस्तान जो कि 94%, दिस इज द, आई मीन, यू नो, एबनॉर्मली हाई फिगर, 94% कंजम्पशन सोसाइटी है, सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, होती भी है तो प्रॉपर्टी में होती है, तो सेविंग नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 13.8% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है, जिन मुल्कों ने, आपका बेहतरीन दोस्त चाइना, ईस्ट एशिया, इंडिया 30-35% पे हैं। ये रविश सारी तब्दील करना बहुत मुश्किल काम है। आप फंड के पास जाते हैं, पीछे से ग्रोथ, डेट लेडन कंजम्पशन हो रही होती है, इंपोर्ट बढ़ती है, यू आर बैक टू द फंड आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द। राइट, तो स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% से कम करके 10.5% तक करती है। इसका इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ताजिर बरादरी के मुताबिक इसको मजीद कम होना चाहिए था? तो आपने बहुत अच्छा ये कहा, ये मैंने अगले दिन ट्वीट भी किया था कि जो भी इस वक्त हमारी पॉलिसी रेट की कमी है, उसको इस तनाजुल में देखना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट आपने साइन किया है फंड के साथ, वो 8.9% यानी कि बढ़ती हुई महंगाई की एक शुनीद दे रहा है बिफोर इट स्टार्ट्स टू कम डाउन। वेरी वेरी गुड पॉइंट फरिया। सो अभी आपका पॉलिसी रेट अगर 10.5 है और आपकी इन्फ्लेशन 6-7% है, तो अभी भी 4.5% का रियल रेट है। बट चूंकि महंगाई थोड़ी सी बढ़नी है, तो आई थिंक कि जहां पे इस वक्त आ खड़ा हुआ है पॉलिसी रेट, यहीं पे लार्जली मेंटेन्ड रहेगा। आप एक ऑन दी थोड़ा सा आप कहेंगे कंजर्वेटिव साइड ही प्ले करेंगे, बिकॉज आपने एक्सचेंज रेट को भी इंश्योर करना है कि बहुत कमजोर ना हो, रुपए में सेविंग ना बंद हो जाए, और आपने इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है उसको डैम्पन रखना है। पर ये 0.5% जो है, ये एक सिग्नल अच्छा है, डायरेक्शनली अच्छी है। ये चूंकि सब चीजें हमें मिल गई थी तो हम ये कर सकते थे, फ्लड्स का भी उतना इम्पैक्ट नहीं आया। बट इज दैट अलोन कि कोई एग्रेसिव रिस्क टेकिंग शुरू हो जाएगी? जैसे मैंने 12 कहा है कि ऑल दी अदर फैक्टर्स हैव टू कम टुगेदर इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, बट डायरेक्शनली इट इज द राइट डायरेक्शन। बट जो ग्रोथ है कैनॉट बी फाइनेंस्ड by cheap credit alone. That's terribly important to understand. It has to be financed by creating a productive atmosphere in the country. Productive people, productive industry, productive agriculture, productive IT and ITES services. That story Pakistan still has to write. Right.